नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्ट 1। इस पूरे लेक्चर में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, और जो दूसरी बॉडी हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो रहेगी दोस्तों हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है इस पूरे लेक्चर में वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग: नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और आपको बताना है विच ऑफ द बॉडी मेंशन्ड अबव आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको 4 बॉडी पूछी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जितनी भी बॉडीज़ या इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं उनको हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और दूसरी कैटेगरी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी होती हैं? ये वो बॉडीज हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, जिनका जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपका आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये मेंशन आर्टिकल 165 में किया गया है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मेंशन आर्टिकल 280 में किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323, ये आपके डील करते हैं विद द प्रोविजंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑफिस ऑफ कैग, तो ये आपका आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। तो ये बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना मेंशन पाती हैं इनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई हैं बट जिनको हम कॉमनली देखते हैं। फॉर एग्जांपल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, फॉर एग्जांपल नीति आयोग, फॉर एग्जांपल लोकपाल एंड लोकायुक्त, स्टेट लेवल पर लोकायुक्त एंड नेशनल लेवल पर लोकपाल। तो ये वो बॉडीज हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करी गई हैं लेकिन इनको स्टेब्लिश किया गया है बाय डिफरेंट मैनर। फॉर एग्जांपल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी जो होती हैं वो या तो किसी कानून या किसी स्टैट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती हैं या उनको किसी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये आपकी एक मेजर क्लासिफिकेशन है जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप पॉलिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की है। तो नीति आयोग दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको 2014 में बनाया गया और ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का एक इंस्टीट्यूशन है। फिर सेकंड बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। दोस्तों, इसका भी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। इसको बेसिकली संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1963 में बनाया गया था, लेकिन फाइनली 2003 में सीवीसी एक्ट जो आपका पास हुआ उसने इसको स्टैट्यूटरी नेचर का दर्जा दिया और ये अब एक क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। सिमिलरली जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये भी 1993 के एक एक्ट के तहत बनाया गया था। तो ये भी आपकी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या बताना है कि कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की थी। तो आपने देखा नीति आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये चारों ही आपकी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की बॉडीज हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आप इजीली मार्क कर देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर अब डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद रेफरेंस टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में 2 स्टेटमेंट पूछी गई हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखना है वो ये कि आपको जो पूछा है उसको हल्का सा अंडरलाइन कर लेना है या उस पर गोला मार लेना है। तो यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो सेंट्रल लेवल पर आपका इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो उसके मेंबर होते हैं जिनको हम पॉपुलरली इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बोलते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। और जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 के अंडर बना था, इसलिए ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आंसर डी, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट नहीं है।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ कमेटी रिकमेंडिंग द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आपको मैं बता दूं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर कमेटी। 3 मेंबर की कमेटी होती है जो कुछ नाम रिकमेंड करती है, और यही 3 मेंबर कमेटी जो नाम रिकमेंड करती है उन्हीं नेम्स में से आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ मेंबर्स को सीआईसी के मेंबर या चेयरपर्सन बनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो मेंबर हैं कमेटी के वो कौन कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा उस पर्टिकुलर कमेटी का पार्ट नहीं है जो मेंबर रिकमेंड करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर डी। सॉरी दोस्तों, इसको डी मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन से पहले हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपका बनाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 के अंडर। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल। और जो जुरिस्डिक्शन है आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वो एक्सटेंड करती है टू ऑफिसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंडर है, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज भी आपकी कैसी हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज हैं। तो स्टेट के ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं करती है, स्टेट के लिए आपका एक सेपरेट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। कंपोजिशन क्या होती है आपके चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की, कि जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा एंड नॉट मोर देन 10 आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहेंगे। तो लेस देन 10 आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। दिस शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ एंड विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन वेरियस फील्ड। तो जो क्वालिफिकेशन मेंशन करी गई है वो बहुत ही लिमिटेड सेंस में मेंशन करी गई है कि ये वो आदमी होंगे, ये वो मेंबर्स होंगे जिनका बहुत ही अच्छा रुतबा है पब्लिक लाइफ में और जिनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी नॉलेज है डिफरेंट फील्ड्स में। और ये आपको में एक खास बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी एमपी या एमएलए आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मेंबर नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर किसी पर्सन के पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो भी आपका मेंबर नहीं बन सकता सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर होते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो इन मेंबर्स की और जो इस चेयरपर्सन की टर्म होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। सिमिलरली जो इनकी सैलरी कंडीशंस हैं, जो अलाउंसेस हैं, वो भी आपके किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो मेंबर्स है वो मैक्सिमम अपनी 65 ईयर्स तक की एज तक इस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी बॉडी है जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। तो आपसे एक ऑप्शन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। अगर बात करें फंक्शंस की तो बहुत ही वाइड एंड वेरी फंक्शन है आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, कि ये रिसीव करता है, इंक्वायर करता है इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन जिसको अप्रोप्रिएट सर्विसेज डिनाई की गई हैं अंडर द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी को टाइम पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, किसी आदमी को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी आदमी से इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा फीस चार्ज कर ली गई है, तो ऐसे केसेस को ये इंक्वायर करता है। सिमिलरली अगर इसको लगता है कि कहीं पर इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं दी जा रही है या इन्फॉर्मेशन होल्ड की जा रही है तो उस केस में सुएमोटो इंक्वायरी भी कर सकता है। इसके पास खुद से प्रोएक्टिव एक्शन लेने की पावर भी है। जब भी ये किसी केस को इंक्वायर कर रहा होता है तो इसके पास वो सारी पावर होती हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं। इंक्वायरी के टाइम पे ये किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है। सिमिलरली दोस्तों जो ये डिसीजन देता है उसका कंप्लाइंस सिक्योर करने की पावर भी इसके पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसने किसी पब्लिक अथॉरिटी को कोई डिसीजन बोला कि आपको ये करना है और पब्लिक अथॉरिटी ने नहीं किया तो इसके पास पावर है कि उससे कंप्लाइंस सिक्योर करे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी फंक्शनिंग करता है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द डिविजन्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो आपका सीबीआई है उसमें फर्दर कुछ डिविजन्स हैं, टोटल 7 इन नंबर है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है डिवीजन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। इज इट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये तीनों ही आपके पार्ट हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डिविजन्स के।
टोटल 7 इन नंबर हैं, हम आगे स्लाइड में उनको कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द नेशनल सेंटर ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। आपको पता है कि इंटरपोल एक वर्ल्ड लेवल बॉडी है, तो इंडिया में कौन उनका नेशनल सेंटर ब्यूरो की तरह एक्ट करता है, ऐसा आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। इज इट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इज इट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इज इट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल सेंटर ब्यूरो है इंटरपोल का इंडिया में, वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर ए। सीबीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये एक चीफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये अपनी बेसिक पावर ड्राइव करती है एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, जो कि बेस्ड थी दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 पे। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसको एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। सीवीसी एक्ट 2003 की इनेक्टमेंट के बाद जो सुपरिटेंडेंस है इसकी, एक्सेप्ट द केसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो लाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो केसेस हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के अंडर, उसके ऊपर इसकी सुपरिटेंडेंस लाई करती है सेंट्रल विजिलेंस के पास। ठीक है, कंपोजिशन क्या है आपकी सीबीआई की कि इसको हेड करते हैं एक डायरेक्टर साहब, जिनको 2 ईयर की फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है। ही इज असिस्टेड बाय अ स्पेशल डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है सीबीआई का, उसकी पोस्ट क्या होती है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोस्ट की। और ये सारा कामकाज संभालता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। सीबीआई का अपना एक बहुत अच्छा स्टाफ है, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है होम मिनिस्ट्री पे एंड लॉ मिनिस्ट्री पे फॉर वेरियस स्टाफिंग। चेंज इसमें कुछ किए गए हैं बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जब अपॉइंट करेगी तो एक 3 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही उसको अपॉइंट करेगी। वो 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन से मेंबर होंगे? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। एक सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको बोला गया है कि वो लोकपाल एंड लोकायुक्त के अंडर जो प्रोसिक्यूशन के केसेस आएंगे उनको हैंडल करेगा। सिमिलरली जो एसपी और एसपी से ऊपर रैंक के मेंबर होंगे सीबीआई में, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्टेन कमेटी, जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के जो हेड हैं वो हेड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम जुरिडिक्शन ऑफ सीबीआई की बात करें तो जो दोस्तों सीबीआई की जुरिडिक्शन है वो सॉरी फॉर दैट, वो एक्सटेंड करती है टू द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग। इट टेक्स अप द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस कन्वेंशनल क्राइम्स ऑन रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट की जनरल कंसेंट लेनी पड़ती है। और अगर इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोला है कि आप इन पर्टिकुलर स्टेट केसेस को इन्वेस्टिगेट करिए, तो भी ये उसके ऊपर पावर रखते हैं इन्वेस्टिगेशन की। ये नेशनल सेंटर ब्यूरो की तरह एक्ट करता है फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। फंक्शंस बहुत अल्टीमेट हैं इसके कि ये करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट के जो केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करता है। ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इकोनॉमिक क्लास के केसेस को भी टैकल करता है। ये सीरियस क्राइम जिनकी इंटरनेशनल एंड नेशनल रेमिफिकेशन है, जिसमें बहुत ही प्रोफेशनल क्रिमिनल आपके इन्वॉल्व हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करता है। ये एंटी करप्शन एजेंसीज की फर्दर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। और सिमिलरली ये सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त की भी डिफरेंट फंक्शनिंग में काफ़ी मदद करता है। टोटल 7 डिवीजन है आपकी सीबीआई में: एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैंने बताई, तो आपको ये नॉलेज दोस्तों ध्यान में रखनी है और आपको ये रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा स्थापना का लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करी होगी और इसको आप यूटिलाइज करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।